अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, गिलानी या संजरानी? पहली बारी गिलानी और अब संजरानी। बहुत सारे तज्ज़ियाकार और ख़ास तौर पे हुकूमती बेंचेस की अगर हम बात करें तो वो ये दावा कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम सरप्राइज़ देंगे, और अगर ये सरप्राइज़ देने में कामयाब हुए तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? दूसरी तरफ गेम चेंजर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सरप्राइज़ देने को तैयार हैं। पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत के बाद जो मोमेंटम गेन किया है पीडीएम ने, क्या वो उसको बरकरार रख सकेंगे या नहीं? अपोजिशन के अगले अहदाफ क्या होंगे? कप्तान की हिकमत अमली क्या होगी? और ख़ास तौर पे इत्तेहादियों का एतमाद इमरान खान के ऊपर तो है, लेकिन जो वादे और दावे हैं क्या वो इमरान खान पूरे कर सकेंगे? एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरी तरफ शिबली फराज कहते हैं संजरानी की जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और मरीम नवाज़ कहती हैं हुकूमत मुल्क के लिए कैंसर बन चुकी है। शाहिद हसन अब्बासी साहब ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 70 करोड़ रुपए लेकर 9 मुंतखब सेनेटर को टिकट जारी किया। ज़मीरों के सौदे करके यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने। फ़ारूक हबीब और इलेक्शन कमीशन ने गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तात जो है वो मुस्तरद कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी, फैसल वावडा समेत 48 नो मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। और जहां सियासी माहौल गर्म है, अपोजिशन तनकीद कर रही है हुकूमत पे, और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर, गो कि इकॉनमी हमारी बेहतर नहीं हो रही, हुकूमत दावे कर दिए लेकिन कोई भूखा नहीं सोएगा काबिल सताइश प्रोग्राम का आगाज़ किया है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप इकॉनमी अच्छी करें, आपको ये पैकेजेस ना अनाउंस करना पड़े, बल्कि आप इकॉनमी इतनी अच्छी कर दें कि लोग अफोर्ड कर सकें, उनको नौकरियां मिलें, और वो इस तरह के प्रोग्राम को अवेल करने से पहले अपनी इकॉनमी को ही बेहतर कर लें। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़हद शफीक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब, तज़कियाकार हैं, सियासी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। फ़हद शफीक साहब, ख़ास तौर पर इस वक्त अगर हुकूमत की बात करें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ वाज़ेह बरतरी है अपोजिशन को, और दूसरी तरफ हुकूमत दावे कर रही है कि गिलानी साहब वाली सीट पे चूँकि पैसा चला था तो आप जीत गए थे। अब की बार नंबर्स में वो कम हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे, और पिछली बारी जरदारी की थी और इस दफ़ा संजरानी की है। रहीम, देखें, जैसे आपने बात की सेनेट के हवाले से कि अपोजिशन के पास भारी अक्सरियत हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने कौमी असेंबली में देखा क्या हुआ, सरप्राइज़ दिया गया। अब ये जो सारी बातें एक तरफ रख के हम जाएं, इनके कुछ लोग इलेक्शन कमीशन जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एप्लीकेशंस लगाते हैं कि उनका नोटिफिकेशन रोका जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने पता है क्या जवाब दिया? इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है, हम इनका नोटिफिकेशन रोकते हैं, आप उन 16 अरकान का नाम तो बताएं हमें जिन्होंने पैसे लिए या जिन्होंने वोट नहीं दिया। वो तो वजीरों से पूछते रहे सही कि उनके नाम तो बताएं ताकि हम उन 16 को भी नाअहल कर दें, उसके बाद कोई बात करें ना आगे। आप अगर बोलते हैं कि आपके लोग बिक गए, तो आपके लोगों को खरीदा किसने, उसकी आप बात कर रहे हैं। जो बिके हैं उनकी बात नहीं कर रहे। वजीर आजम वहां पे आके बोलता है कि कौमी असेंबली में अगर मुझे एतमाद का वोट आप दे देते हैं तो मैं उसकी इंक्वायरी नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो कि आपने उन 16 लोगों को एनआरओ दे दिया। यस, एनआरओ दे दिया, बिल्कुल सही पहुंचे आप। अब आप आगे रोने गाने करें, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी उनकी रिपोर्ट। मतलब जो भी वो कह रहे थे कि इसके कलअदम दें या उसमें तो रोक फैसल दें। वावडा पे भी इलेक्शन कमीशन का सेम फैसला है। फैसल वावडा पे इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि वो दूसरा जो केस चल रहा था 249 वाला, कराची बल्दिया वाली सीट का, कि वो दोहरी शहरियत में नाअहली के लिए केस सबमिट हुआ था। अब वो कोर्ट में चले गया है। अब फैसल वावडा ने क्योंकि हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है तो वो उधर चले गया है, केस वो चल रहा है। इन बिटवीन जो भी उसका फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा, कोर्ट जो भी फैसला करें। लेकिन फैसल वाडा सेनेटर तो मुंतखब हो गया ना, नोटिफिकेशन उसका भी निकल गया। सही, आप रोक नहीं सके। सही, आपके ऊपर आप अब आके स्ट्रेट अवे, आप अगर कोई एक इदारा साफ और शफाफ चलना चाह रहा है तो आप उसको फिर यरगमाल बना रहे हैं। वजीर आजम
जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, सही। वो आगे तनकीद कर रहा है अपने इदारे को। क्या आपने ऐसा वजीर आजम देखा आज तक? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और शफाफियत होनी चाहिए, और शफाफियत उस वक्त होगी कि जब जहां आप जीते हैं तो वो Yes. इलेक्शन आपको कबूल हैं, और जहां आप हारते हैं तो वहाँ इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम होता है। और यही हम 2018 के इलेक्शंस में भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जब आते हैं, जहाँ कामयाब हुई वहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ें सही हैं, जहाँ नाकाम हुई तो वहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बदतरीन धांधली हुई। ताहिर साहब किस तरह देखते हैं, अगर हम इलेक्शंस रिफॉर्म्स की बात करें तो नीयत का जो फुकदान है, या जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, खान साहब पहले 1 साल में रिफॉर्म्स ले आते सेनेट में शो ऑफ हैंड्स के वाले से, ताकि एक 1.5 साल मिलता, डिबेट होती, उसके बाद कानून पास हो जाता। या इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करें तो ये चीज़ें होती हैं, शुरू में आप कर देते, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है 1 महीना पहले आपने अनाउंस कर दिया, तो सबको नज़र आ रहा था कि पॉसिबल नहीं है। अगर लीगली भी इसको आइनी तौर पे भी देखा जाए तो 3 से 5 महीने लगने थे। तो आपको लगता था कि क्या वाकई में हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी थी, और उनको अंदाज़ा था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं, हमारे हाथ से निकल रहे हैं? देखिए, यहाँ 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है हुकूमत का, और दूसरा पोर्शन है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कराना। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी मूव हुई थी, वो एक अलग चीज़ थी। हर हुकूमत अपने मफाद के लिए चीज़ों को मोटिवेट करती है, चीज़ों को मूव करती है। अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो गवर्नमेंट के मफाद में थी या हुकूमत के मफाद में थी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या काम था, आप ये बताएं। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो करता है, उस इदारे को मैं ये कहूँ कि आप गैस सप्लाई वाले काम करें, और गैस सप्लाई वाले को कहूँ इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करे, तो ये तो नहीं होता। जिस इदारे का काम होता है, ये काम हुकूमत का है ही नहीं कि न्यूट्रल इलेक्शन हो या नहीं हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई आज बना है? ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इंतखाबात करा रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको शुरू से देखना था कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जनाब, एक जज की जिम्मेदारी है एक केस को चलाना, एक वकील की जिम्मेदारी है उसका दिफा करना। अगर जज अपना काम ना करे, अगर वकील अपना काम ना करे, तो क्या मुद्दई को पकड़ा जाएगा कि तुमने गलत जज पकड़ा, तुमने गलत वकील पकड़ा? बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, दिस इज प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनको इनफ टाइम मिला था। उनके पास क्या काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? पूरे साल इलेक्शन कितने दिन का होता है? एक दिन में हमारे कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं, एक दिन में। उसके बाद अपडेट होते रहते हैं, ज़मीनी इलेक्शंस आते हैं। उनके पास कोई इतना काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, सरकारी दफ्तर है। उसने अपना काम क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होते हुए इस तरह के बदतरीन, इस तरह के बुरे इलेक्शन, जिसने न सिर्फ मुल्क के ऊपर दाग लगाया है, पूरे जमहूरियत के सिस्टम पे दाग लगाया है। पहले तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो भी फॉरम है उसका। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का के खिलाफ एक्शन लेना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का काम नहीं है, एंटी करप्शन का काम नहीं है, एफआईए का काम नहीं है। जो इदारे उनसे पूछगछ करते हैं, सदर पाकिस्तान रेफरेंस भेजें, वजीर आजम एक्शन ले। ये क्या बात हुई कि जी आपने इलेक्शन कराई नहीं, आपका काम था सही, आप काम नहीं कर रहे हैं अपना, पाकिस्तान और मैं कहूँ वजीर आजम साहब ने सही नहीं किया, या जिसने इलेक्शन लड़ा उसने सही नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करते हैं। मोहम्मद रियाज हैदर साहब ने ज्वाइन किया, एमपी हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त वज़ीर आज़म पुरअज़्म हैं और पुरअतमाद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन अपना सदरानी साहब को कामयाब कराने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि नंबर गेम्स आपके पास पूरे नहीं हैं, और अगर सदरानी साहब जीत जाते हैं तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी? रियाज हैदर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? रियाज हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हम कोशिश करेंगे रियाज हैदर साहब से हमारा राब्ता हो जाए। फ़हद शफीक साहब, बड़ा ये सवाल ज़रा उन्हीं से बनता है और हम पूछेंगे भी उनसे, लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है। जब संजरानी साहब पहले भी जीते थे तो उस वक्त भी नंबर्स नहीं थे, और अब दोबारा वो जब बनने जा रहे हैं तो अब भी अददी अक्सरियत उनके पास नहीं है। और अगर वो जीत जाते हैं इस तरह, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? चाहे गिलानी साहब वाली सीट हो और चाहे अब चेयरमैन की बात हो, दोनों जगह पे फिर हम तो दोनों तरफ से एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, पहले भी जब वो जीते थे तो उस वक्त भी हमारा कोई ऐसा किरदार नहीं था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, और अभी भी जब वो जीते तो भी हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो संजरानी साहब जो पहले आपके सामने कितने नंबर्स का फ़र्क था, तो उस वक्त किसने ख़रीदे थे सैनिटर्स, ये पूछा जाए पीटीआई वालों से। और अभी भी फ़र्क है, तो अभी भी क्या आप ख़रीदने जा रहे हैं? जैसे इनको देखें, अब वज़ीर आज़म
मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नालायक, सही। डाकू और ना अहल वजीर आजम है। ठीक, मैं पूछ लेते हैं कि क्यों अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि ये वाकई में न परफॉर्म कर सके और ये काबिल भरोसा वज़ीर आज़म नहीं है। मोहम्मद रियाज हैदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे आपके पास नंबर गेम्स पूरे नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि सदरानी साहब मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन, और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, मगर जहाँ तक मैं आपका सवाल समझा हूँ तो आप जनरल इलेक्शन में नंबर गेम के हवाले से आपने कोई सवाल किया है। बिल्कुल, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है तो क्या चेयरमैन आप अपना लाने में कामयाब हो जाएंगे? ये बिल्कुल वही सवाल है जय यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि जब उनके पास नंबर गेम्स पूरे नहीं थे तो लोगों ने उनको भी वोट किया। इसी तरीके से ये अब अपोजिशन के मुताबिक नंबर ऑफ गेम से बात बाहर हो चुकी है, लिहाजा अपोजिशन के मुताबिक जो इस वक्त बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही बयानी की तजाद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो वोटर्स थे एज सेनेट मुंतखब होने के लिए, सेनेटर्स मुंतखब होने के लिए सेनेट में, वो यूसुफ रजा गिलानी के पास भी पूरे नहीं थे। तो मैं समझता हूँ फिर भी उनको वोट पड़े, जैसे भी पड़े। इसी तरीके से जैसे जैसे वो लोगों ने वहां वोट किया होगा, मैं समझता हूँ ऐसे ही लोग यहाँ भी वोट करेंगे, या शायद नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रियाज हैदर साहब बड़ा अच्छा आप खुद इस तरफ आगे, गिलानी साहब को जो वोट पड़े जिस तरीके से पड़े उस पर तो आप अदालत में भी गए, फिर आप कहते हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग थी, चूंकि उन्होंने पैसा चला वहां पे। वज़ीर आज़म खुद ये बात कह चुके हैं कि पैसा चला, पैसे की वजह से लोगों ने वहां वोट दिया। तो क्या फिर आप भी पैसा देने जा रहे हैं? देखिए, वजीर आजम ने एक पेशन गोई और पिछली जो रिवायात रही हैं उसके पेशन अगर ये बात की थी कि पैसा चलता है, ये नहीं बोला चला। नहीं, चला है, चलता नहीं है, चला है। प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो सोर्स सुनवा सके वज़ीर आज़म के, पैसा चलता है अलग बात है। उन्होंने कहा पैसा चला और मुझे पता है कि कौन से 16 लोग मेरे बिके हैं। तो ये तो ना कहें, ये तो उन्होंने खुद अपने आप सबके सामने, और जो 4 लोग कराची से आपके एमएनए थे उन्होंने माफी मांगी है, उनको एनआरओ दिया गया है। तो ये तो सारी चीजें वाजे हो चुकी हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि चलता था या चला है माजी में, माजी की तो बात ही नहीं हो रही। मैं आपका ये थॉट भी महफूज कर लूंगा कि आपकी लिहाज से उन 4 एमएनए को एनआरओ दिया गया है। 4 नहीं, 4 समेत 16 को दिया है। मालूमात में इजाफा कर दिया, क्योंकि मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि 4 एमएनए को एनआरओ दिया गया है। अच्छा, तो जी बहरहाल मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो फुटेजेस यहाँ पे मौजूद थी वो तो मौजूद हैं यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी। उस पे फैसला सुना आपने या उसका भी नहीं पता आपको? अरे वो मालूम है, मगर बात मैं आपको कुछ और दोहराने जा रहा हूँ ना। अच्छा, जो आपने बात की उस तरफ ले जा रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने, वो तो 2 एमएनए थे ना जिन्होंने ये बात की है, मगर वोट तो इनको 16 पड़े। अब 16 के तो शवाहिद नहीं है, शवाहिद तो 2 गए हैं, बाकी हो सकता है बगैर पैसों के इनको डल गए हों। ये भी इनसे पूछा जाए ना, या तो ये खुद बता दें कि इन्होंने कितने वोट खरीदे हैं, ये खुद भी नहीं बताएंगे। हुकूमत आपकी है, तहकीकात कराना आपका काम है, आप उस पर तहकीकात करवाएं और सबके सामने लेके आएँ, फिर पता चल जाएगा कि किस लोग ने कितने खरीदे। और अगर आप माजी की बात करते हैं तो महमूद साहब जिनको आपने गले लगाया वो तो उन 20 लोगों में शामिल थे जो आपके इमरान खान साहब ने निकाले थे, तो फिर वो कैसे साफ और शफाफ हो गए? देखिए, तहकीकात कराना जो ना वो इदारे का काम है। इदारे आपके अंडर है ना, हुकूमत आपकी है। हाँ, उस तरीके से नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में अंडर में हुआ करते थे। इदारों को आजाद किया गया है, इदारों को उनके मुताबिक फैसले करने दिया जा रहा है। असल मसला यहीं पे आके देखें, जो मसला आ रहा है ना, वो ये बात करते हैं कि जी आप करें, हम तो जब करें जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने नवाज शरीफ बैठा हुआ है या सामने आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है जी आप जो है वो इंटरवीन करें और इसको चेक करें। हम तो ये बोल रहे हैं इदारा मौजूद है, वो तहकीकात भी करे और वो इस पे तहकीकात करके जो भी उनकी रिपोर्ट मुरतब होती है, जो वो सजा देना चाहते हैं वो दें। ठीक, मोहम्मद रियाज हैदर साहब, या तो आप बहुत मासूम हैं या फिर आपको चीज़ों का नहीं पता। ये क्या बात हुई, इतना अच्छी सपोर्ट इदारों की किसी और हुकूमत को नहीं मिली, नॉन लीग और पीपीपी की आप बात करते हैं, तो
वो तो बड़े लगे बदे होते थे। इन सारी चीज़ों के होते हुए आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये तहकीकात वो कराएं, हमें तो पता भी नहीं है पैसा कहाँ से चला। लेकिन आपके वज़ीर-ए-आज़म, अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म को देखिए, सुना मैं हो आपकी तो वो बात बारहा मैं ये आपकी कह चुके बात हैं कि को- मुझे पता है, मेरी मैं नॉलेज आपकी में है, बात को- पिछले 20 मैं बंदे भी आपकी आपने बात निकाले से थे। थोड़ा सा- कराची में मैं क्या आपकी हुआ बात से वो मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, इस वजह से कि आज भी अगर आप देखें 2 इलेक्शन थे, एक डस्का का इलेक्शन और एक सेनेट का इलेक्शन, दोनों में ऑलमोस्ट चीजें सेम है। सिर्फ एक में उन्होंने नून लीग ये दावा कर रही थी कि हमारे पास सबूत मौजूद है और रात में उन्होंने फैसला करवा लिया। हम ये बोलने के भी ये फुटेज मौजूद हैं, अच्छा। ये देख लें, मगर उस पर फैसला नहीं आता। चले, तो आप ठीक, कैसे कह सकते हैं कि हमारी इंटरवेंशन जहाँ से हो रही है वो देखा जा सकता है। और इनकी जो इब्राहिम साहब हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर किसने तैनात किया था, आप जरा हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा। चले, पता चल जाएगा। अब लाइन पे रहिएगा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून से फहद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक रिजवी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ पैनल पे मौजूद है। आप लाइन पे रहिएगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। फहद शफीक साहब, मुझे तो मोहम्मद रियाज हैदर साहब की जो गुफ्तगू लगी, वो ये कह रहे हैं कि ये चूँकि जज किसी दौर में आपने अपॉइंट किए थे, यानी आपकी हुकूमत ने, तो इसलिए थोड़े से फैसले उधर जा रहे हैं क्या। और पैसों का वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है पैसों का। और वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि मुझे पता है कि इन लोगों ने, और उनमें से 4 ने तो मुझसे आके माफ़ी मांगी है। देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इस बात पे, और हैरानगी हो रही है कि एक एमपी हैं और उनको ये बात नहीं पता। ये पूरी आवाम को पता है। वज़ीर आज़म ने आके बोला पैसा चला है, 16 लोग मेरे बिके हैं, मुझे ये भी पता है, मुझे उनके नाम भी पता है, ये भी बोला है वज़ीर बिल्कुल आज़म बोला ने। है, बिल्कुल बोला है। और ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें कि ये बोला गया है। अच्छा, उस पे इलेक्शन कमीशन ने इनको क्या बोला है कि उन 16 लोगों के नाम भी दे दे हमें, बिल्कुल, जिन्होंने जो बिके हैं आपके लोग। अब नाम नहीं दे रहे क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने उन 16 के नाम दे दिए, अब ये भागेंगे यूसुफ रजा गिलानी के पास से भी, आप देखिएगा, क्योंकि इनके 16 लोग नाअहल होंगे सही। इस चक्कर में। ये तो पहले डिसाइडेड था ना, बिल्कुल। आपके लोग बिक गए, आपके लोग। आपका वजीर आजम कैसा है, कैसा नाअहल वजीर आजम है, जिसको अपने लोग नहीं, जो लोग अपने नहीं संभाल पा रहा, तो मुल्क क्या चलाएगा। मुल्क क्या चलाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ताहिर साहब किस तरह देखते हैं, 16 लोग बिके तो हैं, ये तो कंफर्म है। और अभी अगर संजरानी साहब वापस जीत जाते हैं तो इट्स मीन कि दूसरी तरफ से लोग बिके हैं या उनको कोई प्रेशर डाला गया, तो कब तक हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, इधर से तोड़ के इधर। आप लॉबिंग करें, बिल्कुल करें, दुनिया भर में लॉबिंग होती है, आप इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, लेकिन पैसा तो ना चलाएं। तो ये पैसे वाला फैक्टर कब खत्म होगा हमारी सियासत से। देखिए, ये 16 लोग अभी बिके, ये अभी बिके। छांगा मांगा में क्या हुआ था, नहीं, हर दौर में उससे पहले क्या हुआ था, ये बिकते चले आए। ये मंडी हमेशा लगी है। इस दफा ये सोशल मीडिया की वजह से इस दफा ये सारी चीजें हाईलाइट हो गई हैं। ये काम कोई आज नहीं हुआ है, ये काम पाकिस्तान की सियासत में 20 साल से हो रहा है। ये काम पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त शुरू हुआ था जब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में खींचातानी की थी। इमरान खान तो अब आया है, रिवायतें उस वक्त की शुरू थी। रही बात 16 आदमियों की, 16 आदमियों के बिकने का बिल्कुल वजीर आजम को पता होगा। लेकिन आपको पता है हमारे एक सिस्टम है, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा अगर कि जी आपने पैसा लिया है, तो मुझे आपको प्रूफ भी करना है। सम टाइम चीजें पता होती हैं बट यू कैन नॉट प्रूव दिस। सो मसला ये साहब, मैं और आप इल्जाम लगाएंगे तो हमारे पास, हम कहां से सबूत देंगे। वज़ीर आज़म इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं और उनके इदारे उनके नीचे काम कर रहे हैं, मातहत हैं उनके, तो वो उनके पास तो सबूत हैं। वो वक्त आने पे कह रहे हैं कि हम सामने रखेंगे, तो कल रखते सामने, क्यों नहीं रख रहे। एक बात मुझे बताएं, इतनी अभी करप्शन हुई है, इतने बंगले, इतने अपार्टमेंट, लंदन, अमेरिका, फ्रांस, और इतना बड़ा इदारा है नैब जो कि रात दिन ये काम कर रहा है। 2000 से 2021 आ गया, 21 साल से नैब ये काम कर रहा है कि वो करप्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने करप्शन पकड़ी, उसने कितनी करप्शन पकड़ी है, उसका एक्सपेंडिचर आप निकालें तो आपको पता चल जाएगा। एक वजीर आजम, वो नैब नहीं है, वो FIA नहीं है, मैं कोई उसका तर्जुमान नहीं हूँ PTI का, मैं बात बता रहा हूँ न्यूट्रल, कि वजीर आजम कैसे पकड़ेगा। वजीर आजम यहाँ तो ये पाकिस्तान में भाई करप्शन की इस तरीके से जाती है, इस सलीके से करप्शन की जाती है कि ना एंटी करप्शन पकड़ सकती है, ना नैब, ना वजीर आजम। बात ये, लेकिन इन्होंने कहा था 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, 3 साल हो गए, तो फिर दावे भी नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल गलत दावे किए थे, और किए थे तो उनको करप्शन पकड़नी चाहिए थी और पकड़ के लाना चाहिए था, और यहाँ पकड़ के सारा पैसा लाना चाहिए था। जिस 2.5 साल से जो करप्शन कर रहे हैं, ये पैसा लाना चाहिए था ना। हाँ, एक डॉलर भी नहीं आया, उल्टा ब्रॉडशीट में क्या हुआ वो आपके सामने है, उल्टे देने लेने के देने पड़ गए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना मेरे भाई, पाकिस्तान में करप्शन नहीं पकड़ी गई इसलिए कि करप्शन जो करने वाले हैं ना, वो इतने टेक्निकल लोग हैं, इतने दिमाग वाले लोग हैं। अच्छा। लेने वाला और देने वाला दोनों इतने टेक्निकल है कि पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। ठीक, रियाज हैदर साहब
का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं। रियाज अदर साहब, आपको चले एक सपोर्ट ये भी मिल गई है, ताहिर साहब बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गो के उन्होंने कहा कि मैं तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए कि होगा क्या, आपको जीत अगर मिल गई तो उस जीत को जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जीत तो फिर वैसे ही होगी जिस तरह गिलानी साहब जीते हैं अगर आप का चेयरमैन आ जाता है तो। देखिए, मैंने आपको फिर वही बात करूंगा कि साफ शफाफ जो इलेक्शन करवाने थे ना जी, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इसमें मिसाल के तौर पर गिलानी साहब जैसे जीते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक। तो जो बात अभी माजरत के साथ, मुझे आपकी आवाज तो बहुत साफ आती है, मगर जो भी कंटेस्टेंट और अदर बैठे हुए मुझे उनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं और कौन साहब है। चले आवाज आपकी हम तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है, हम आप तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल क्लियर है मुझ तक, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। नहीं, थोड़ी सी जो तनकीदी आवाज होती है वो वैसे भी कम पहुंचती है, तो नून लीग के दोस्त हमारे बैठे हैं, तो चले चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है, जाते जाते ये बता दें, देखिए शफाफियत की जहां तक शफाफियत की आप बात कर रहे हैं ना जी, मैं कह रहा हूँ शफाफियत की जहां तक बात कर रहे हैं, शफाफियत तो यही थी ना कि आप इलेक्शन हार गए और वहां पे पैसा चला या धांधली हुई, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप असूली तौर पे ओपोजिशन में बैठते, आप फैसला करते कि ठीक है ओपोजिशन का चेयरमैन आना चाहिए चूँकि हम वैसे ही, लेकिन आपने यहाँ लॉबिंग शुरू कर दी और आप ही के शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे अपना चेयरमैन लाने के लिए। देखिए अगर आप उसमें जाएंगे ना मिसअंडरस्टैंडिंग में, वो हर हरबा नहीं है, उन्होंने बोला कानूनी और जमहूरी सियासी हर हरबा, तो इसकी इंटरप्रिटेशन अगर सही हो तो मेरे ख्याल से अच्छा, कानूनी सियासी जो मर्जी हरबा कर लें, आपके नंबर भी पूरे नहीं है तो जीतेंगे कैसे फिर? सियासी हरबे का मतलब यही होता है कि बात की जाती है, बात करने की हद तक कायल करना, ठीक है। उसमें कम से कम ये नहीं होगा कि यार हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं या तुम रियाज अदर साहब, ये आपने माशाल्लाह कोई नई लॉबिंग स्टार्ट की है, नई लॉबिंग पड़ी है, थोड़ा बहुत लॉबिंग के स्टूडेंट हम भी रहे हैं, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान की तारीख में भी ये पहली दफा हुआ कि अपनी ही हुकूमत को, अपने ही MNA MPs को पैसे देने पड़े कि हमें ही यानी हमारे ही सेनेटर को वोट देना, नॉन लीग PP PTI तो दूर की बात है, अपने ही सेनेटर्स को। तो आप इतने कमज़ोर हैं कि आपके बराबर वाले यानी MNA के साथ जो MPs हैं, MNAs हैं, वो सेनेटर को वोट नहीं देना चाहते, इसकी क्या वजह है फिर? मैं वैसे आपकी बात पे हैरान हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो मुझे ज़रूर दें कि किस सेनेटर ने अपने ही नुमाइंदे को, अपने MPs को या अपने MNAs को वोट दिए हों अपनी ही पार्टी के अंदर से वोट लेने के लिए। ये बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक हर जगह ऐसा ही हुआ है। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं वो तो बिल्कुल वादे ना, उस पे तो जा ही नहीं रही। मुझे पता है, मैंने वोट दिया है और हमने बगैर किसी लालच के पार्टी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया है, तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग है। आप मेरे ऊपर एक किस्म का नहीं, मैं नहीं, आप सिंध के आपके जो प्रेसिडेंट है खुर्रम शेर जमान साहब कराची के प्रेसिडेंट हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। सिंध में क्या हुआ, इन्होंने अपने बंदों को कैसे पकड़ के रखा हुआ था, कैसे उनको पैसे भी दिए, क्या हुआ, ये सारी चीजें मौजूद है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। हमारा बंदा अगवा कर लिया था, करीम बलोच, उसका तो बयान है असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उसने बोला है कि आप वीडियो दोबारा देखिएगा, ये जुल्म कर रहे हैं मुझ पर। अब वीडियो दोबारा देखिएगा। और थोड़ा रियाज अदर साहब, आप पॉलिटिकल सेटअप में बैठे हैं, थोड़ा सा अपडेट रहें। आप या तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं या वाकई में बड़े मासूम हैं। मुझे तो बड़ा इश्तियाक हो गया कि मैं आपसे मिलूं भी। बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत अपसेट करने जा रही है, और वो अपसेट अगर हुआ तो फिर जो हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ये बात कही जाती है कि न्यूट्रल अंपायर लेके आए और वो डिसीजन करते हैं, सामने खड़े होते हैं। एतमाद का वोट जब उन्होंने लिया तो लोगों ने इसको भी बड़ा पॉजिटिव लिया कि ठीक है, वो अददी अक्सरियत खो बैठे थे लेकिन ऐवान में आए और लोगों ने उनके सामने वही 16 लोग जो सीक्रेट बैलेट पे, तो उन्होंने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट डाला, और जब वो सामने आए तो उन्होंने कहा हम इमरान खान साहब के साथ हैं। तो क्या ये रीत इमरान खान साहब बरकरार रखेंगे या इस रीत का भी यहाँ पे खात्मा होगा? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।